आज हमारे यहाँ जो अनुवाद कार्य हो रहा है उसका बहुत बड़ा हिस्सा प्रशासनिक अनुवाद का है। प्रशासन का संबंध किसी देश के आंतरिक कामकाज, विधि निर्माण, उन विधियों को लागू करने से तो है ही, इसका संबंध एक और कार्य से है, वो उस देश के दूसरे देशों से संबंध से, यानी किसी देश के विदेशों से संबंध से। ये विदेशों से संबंध जो हैं वे राजनयिक सामग्री के माध्यम से, राजनयिक कार्यों के माध्यम से स्थापित होते हैं। आज हम राजनयिक सामग्री के अनुवाद पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में नारायण कुमार जी को बुलाया हुआ है। श्री कुमार जी राजनयिक कार्यों से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं। विदेश मंत्रालय में उन्होंने लंबे समय तक काम किया है। गियाना में, जॉर्ज टाउन में सांस्कृतिक सचिव रहे हैं। विश्व हिंदी सम्मेलनों से जुड़े रहे हैं। आज हम राजनयिक कार्यों के अनुवाद के संबंध में नारायण जी से बातचीत करते हैं। नारायण जी, ये बताइए कि राजनयिक सामग्री में कौन कौन से कागज शामिल होते हैं? दरअसल आज के सिमटते हुए संसार में राजनयिक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है और एक देश दूसरे देश से पत्राचार और प्रलेख के माध्यम से ही संपर्क करता है। विभिन्न देशों में हमारे दूतावास होते हैं, विभिन्न देशों के दूतावास हमारे देश में हैं। तो राजनयिक प्रलेखों में मुख्य रूप से जो पत्र हम भारत स्थित विदेशी मिशनों को भेजते हैं या विदेश की सरकारों को भेजते हैं या भारत के संदर्भ में जो विदेश स्थित भारतीय मिशन हैं उनको हम पत्र भेजते हैं। इसके अलावा अगर हमारे दो राज्याध्यक्ष या शासनाध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो उनके बातचीत, उसके बाद जारी संयुक्त विज्ञप्ति, संयुक्त वक्तव्य और कुछ ऐसे कौंसली दस्तावेज होते हैं जब हमारे राजदूत अपना परिचय वहाँ प्रस्तुत करते हैं। तो ये सारे कार्य जो हैं वो राजनयिक दस्तावेज में और राजनयिक प्रलेखों में आते हैं। वैसे संयुक्त राष्ट्र और उसके विभिन्न संगठनों के जो सारे कारोबार होते हैं उनसे संबंधित पत्र, प्रलेख, दस्तावेज को भी हम इसी दायरे में लाते हैं। दरअसल मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया, अभी राजभाषा अधिनियम या नियम बना भी नहीं था, तो 27 मई 1952 को 1952 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया जिसमें ये कहा गया था कि हिंदी का राजभाषा के रूप में कैसे शुरुआत की जाए हिंदी के प्रयोग की। तो जो 7 महत्वपूर्ण राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए आदेश थे उसमें 3 का संबंध राजनयिक और अंतर्राष्ट्रीय पत्राचारों से था और साफ शब्दों में यह निर्देश दिया गया था कि सभी संधियां, समझौते द्विभाषिक रूप में अंग्रेजी और हिंदी में साथ साथ किए जाएं। विदेश स्थित भारतीय मिशनों और भारत स्थित विदेश मिशनों, विशेष रूप से भारत स्थित विदेश मिशनों को हिंदी में पत्र भेजे जाएं, हिंदी में भी पत्र भेजे जाएं और हमारे राजदूत और उच्चायुक्त जो अपने परिचय पत्र प्रस्तुत करते हैं वे भी हिंदी में भेजे जाएं। तो इस तरह इसकी शुरुआत एक देश की, आज़ाद देश की गरिमा के मुताबिक बहुत पहले हो चुकी थी। अच्छा, अभी आपने बताया कि इसमें पत्रों की प्रमुख भूमिका होती है, खासतौर राजनयिक सामग्री में। तो ये बताएंगे किस किस तरीके के पत्र इसमें शामिल होते हैं? जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर भारत सरकार का कोई भी मंत्रालय विदेश स्थित किसी सरकार को अपनी बात कहना चाहता है और तो उसके 2 माध्यम होते हैं। एक तो यह कि विदेश स्थित जो हमारे मिशन है उसके माध्यम से वहाँ की सरकार को बतावें। दूसरा यह भी होता है कि जो विदेशी सरकारों के यहाँ उच्चायोग हैं, राजदूतावास है, नई दिल्ली में है, तो उनके माध्यम से भेजें। तो पहली बात तो यह है कि एक यह से पत्र होते हैं जो विदेशी मिशनों को हम भेजते हैं या विदेश स्थित भारतीय मिशनों को भेजते हैं। दूसरा ऐसा होता है जो हम जब अपने किसी राजदूत, उच्चायुक्त की नियुक्ति के समय उसके लेटर ऑफ क्रेडेंस भेजते हैं जिसको हम प्रत्यय पत्र कहते हैं, लेटर ऑफ रिकॉल भेजते हैं जिसको हम प्रत्यावाहन पत्र कहते हैं और कमीशन ऑफ अपॉइंटमेंट भेजते हैं जिसको हम नियुक्ति समादेश कहते हैं। तो उसमें भी हिंदी का प्रयोग होता है। इसके अलावा कोई भी बातचीत हो, आपस में संधियां, समझौते, करारनामे, ये सारे के सारे दस्तावेज राजनयिक दस्तावेज में आते हैं।
तो ये सारी सामग्री जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अनुदित होती है, जो कि भारत सरकार की नीति है कि बाइलिंगुअल सामग्री तैयार की जाए। तो इस सामग्री की भाषा की कुछ विशेषताओं पर प्रकाश डालने का कुछ कष्ट करेंगे? हाँ, दरअसल जो प्रशासनिक पत्र व्यवहार होते हैं उससे इसका स्वरूप बिल्कुल भिन्न होता है। एक तो चूंकि विदेशी सरकारों के साथ हम अपना कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें अनुवाद की भूमिका अपरिहार्य है। चाहे द्विभाषिकता न भी रहती तो भले ही हिंदी और अंग्रेजी के अनुवाद की न होती, जर्मनी से हिंदी की और स्पेनिश से हिंदी की बात होती। हमारे यहाँ चूंकि द्विभाषिकता की स्थिति है, इसलिए इसमें तो अनुवाद की भूमिका अपरिहार्य है। लेकिन यहाँ पर हम द्विभाषिकता को अपनाते हैं, तो उसमें द्विभाषिकता के कारण कई दस्तावेज हैं जो हमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों में करने होते हैं। मैं अपनी बात शुरू करूंगा साधारण पत्रों से। हाँ। जैसे अगर आप कहीं सरकारी पत्र भेजते हैं तो लिखते हैं कि एक डियर सर। हमारे यहाँ अगर हम भेजते हैं अपने मिशनों को पत्र तो लिखेंगे डियर मिशन। जैसे एक मिशन को व्यक्ति का रूप दिया गया है। अगर हम डीओ लेटर लिखते हैं जो अर्धशासकीय पत्र है, तो ये नहीं कहते हैं कि डियर मिश्रा, डियर सिन्हा, डियर मजूमदार और डियर चिदम्बरम। वहां पर हम कहते हैं डियर हेड ऑफ द मिशन, जो वहां का राजदूत होता है। और हेड ऑफ द मिशन के दूसरे नंबर पर जो होता है उसको हम कहते हैं डियर चांसरी। मतलब ये दूसरे शब्दों में कि राजदूत को कहते हैं हम डियर हेड ऑफ द मिशन, मिशन प्रमुख हिंदी में, कि प्रिय मिशन प्रमुख। तो सुनने में जरा अटपटा लगता है। हमारे अनुवाद पाठ्यक्रम में जो लोग हैं वो, या जो दूसरे लोग जो राजनयिक दस्तावेजों के अनुवाद से परिचित नहीं है, उन्हें लगता है कि ये क्या लिखा हुआ है। लेकिन इसमें संस्थान में जैसे आप छायावाद की वादी कविताओं में देखते थे कि व्यक्तिकरण हो गया था, उसी तरह इसमें संस्थाओं का एक व्यक्तिगत रूप हो गया है। और इसको हम इस तरह शुरू करते हैं और नीचे योर्स फेथफुली के बदले में योर्स एवर, सदैव आपका। तो इस तरह पहला साधारण पत्राचार जो है वो प्रिय मिशन से होता है। और अगर अर्धशासकीय है तो प्रिय मिशन प्रमुख से होता है या प्रिय चांसरी प्रमुख से होता है। अगर एक सरकार दूसरे सरकार को पत्र भेज रही है तो उसके दो हैं, एक औपचारिक पत्र होते हैं और एक अनौपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्र तो पत्र ही होते हैं और अनौपचारिक को टिप्पणी के रूप में भेजा जाता है, जिसको नोट वर्बल कहते हैं। वाचिक पत्र या अनौपचारिक पत्र कहते हैं। उसमें उसकी भाषा बिल्कुल भिन्न होती है। जैसे इसके संबोधन भिन्न होते हैं, उसी तरह उसकी भाषा बिल्कुल भिन्न होती है। उसमें बहुत ही शालीनता, सम्मानजनक शब्द, चाहे आप किसी को नाराज करने वाली ही बात कहते हो, तो जैसा कहा गया है, हमारे संस्कृत पंडितों ने कहा कि सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात, तो उसको बहुत ही प्रिय शैली में कहा जाता है, जिससे कि दो सरकारों के बीच की मर्यादा बनी रहे। आपने देखा होगा कि जब हनुमान राम का दूत बन करके जाता है, तो या भ्रमर दूत या उद्धव बन के जाते हैं, तो वहां के लोगों को इनके प्रति बहुत ही विद्रोह है, विक्षोभ है। लेकिन वो ग्वालवालाएं कहती है कि तुम दूत बन करके आए हो, इसलिए मैं तुम्हें अप्रिय व्यवहार नहीं कर सकती या अप्रिय शब्द नहीं कह सकता, लेकिन कृष्ण को जाकर के यह संदेश दे देना। तो इस तरह उसके एक अलग फॉर्मेट है और उसी फॉर्मेट में वो पत्र पढ़ा जाता है, जिसको जैसे मैं एक मिनट इसको पढ़ भी दूं हिंदी में कि विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, नोट संख्या। ऊपर कुछ अब तारीख वारीख नहीं लिखी जाती है। भारत गणराज्य का विदेश सरकार युगोस्लाविया संघीय गणराज्य के राजदूतावास के प्रति अपनी शुभकामना प्रकट करता है। सबसे पहले यह कहा गया, तथा उनके दिनांक जो भी दिन हो कि नोट संख्या इसके संदर्भ में सादर निवेदन करता है कि, अब हो सकता है कि कहे कि मैं आपकी बात नहीं मानता हूं, फिर जब उसका अंत करता है तो कहता है कि भारत गणराज्य का विदेश मंत्रालय इस अवसर का लाभ उठाकर युगोस्लाविया संघीय गणराज्य के राजदूतावास को एक बार पुनः अपनी परम आदर भावना का आश्वासन देता है। तो आप देख रहे हैं, फिर नीचे नई दिल्ली, किसी का नाम नहीं होगा इस वाचिक पत्र में, और भारत सरकार का सील लगा करके और सील लगाकर उस पर इनिशियल हो जाएगा। इसके अंग्रेजी का फॉर्मेट अनुवाद के लिए मैं बता दूं कि है कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स इस कम्प्लीमेंट टू द एम्बेसी ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया
एंड विथ रेफरेंस टू लेटर नंबर सो एंड सो स्टेट्स हैज ऑनर टू स्टेट। और फिर उसका अंत इसी तरह होगा कि द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया अवेल इटसेल्फ of the opportunity to renew to embassy of the Federal Republic of Yugoslavia the assurances of its highest consideration। अच्छा, इसमें एक बात है कि अभी आपने इसकी भाषा की संरचना शैली की बातचीत कही, मगर इसकी भाषा चूंकि ये राजनयिक कार्य, डिप्लोमेटिक, कूटनीति संबंधी कार्य होते हैं, तो इनका वो पक्ष भी महत्वपूर्ण होता होगा इनकी भाषा का, उस पर जरा प्रकाश डालेंगे? हाँ, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हर एक बात को बहुत ही पॉजिटिव ढंग से कहना पड़ता है। जैसे आपने अभी कहा कि ज़्यादातर काम प्रशासनिक होता है, तो प्रशासनिक आदेश में किसी को कहा जा सकता है या विधिक आदेश में किसी को कहा जा सकता है कि आपको 10 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है। लेकिन इसका अगर हम बातचीत करते हैं, मान लीजिए कोई उदाहरण के लिए किसी सरकार से, चीन के सरकार से या पाकिस्तान के सरकार से हमारे प्रधानमंत्री ने बात की और उसको कहना है, तो हम नहीं कहेंगे कि हमारी वार्ता असफल हो गई, हम कहेंगे कि हमने उनसे बातचीत की, उनकी प्रतिक्रिया उत्साहवर्धक नहीं थी, या उनका देयर रिएक्शन वाज नॉट पॉजिटिव, रचनात्मक नहीं था। तो एक उसके कहने का ऐसा ढंग होता है जिससे कि आप बात तो समझ सकते हैं, लेकिन बात के कारण दो सरकारों के बीच में कोई ऐसा मतभेद न उत्पन्न हो। इसलिए कहा जाता है कि राजनयिक दस्तावेजों में फूंक फूंक कर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि यह बहुत ही जटिल मामला है। इससे दो देशों के संबंध सुधरते और बिगड़ते हैं। अच्छा, पत्रों के अलावा इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते, करार वगैरह, देशों के संबंध जो है आपस में कई तरीके के होते हैं, व्यापारिक संबंध भी होते हैं, सांस्कृतिक संबंध भी होते हैं, कई होते हैं, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, आपने बहुत ही अच्छा ये सवाल किया, क्योंकि आप साहित्य में संधि पत्र लिखने होंगे इत्यादि, हमारे मित्र पढ़ते रहे होंगे, लेकिन इसमें संधि और समझौते मुख्य रूप से दो हैं। तो दो स्वतंत्र देशों के बीच में जो करार होता है, जो अक्सर राजनीतिक स्वरूप का होता है, वो करार होते हैं, उसको हम संधि कहते हैं। दो व्यक्ति और दो संस्थाओं के बीच में जो हो, उसको हम करार और कहीं कहीं समझौते भी कहते हैं। तो ये मान लेना चाहिए कि अगर हम संधि कहते हैं तो इसका बहुत ही एक गणितीय व्यवहार करना चाहिए कि संधि जो होगा वो दो स्वतंत्र देशों के बीच में होगा। कोई ये एक ऐसा देश जो अभी स्वतंत्र नहीं है, वो अपनी ओर से कुछ कह नहीं सकता है, और इसमें बहुत सारे नीति विषयक मामले होते हैं। अब ये संधियां जो होती हैं, तो अक्सर जो विधि विशेषज्ञ हैं वो तो कोशिश करते हैं कि एक भाषा में हो, लेकिन दो स्वतंत्र देश है, उसकी अलग अस्मिता है, अलग पहचान है, अलग भाषा है। मान लीजिए कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन लोक गणराज्य के बीच में संधि संपन्न होती है, तो वो चाहेंगे कि दोनों अपनी अपनी भाषाओं में करें। इसलिए अनुवाद की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, और उसकी बहुत ही जटिल प्रक्रिया भी है कि दोनों देश के विशेषज्ञ, विषय विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ और विधि विशेषज्ञ आमने सामने बैठकर उसके एक एक शब्द के अनुवाद की परीक्षा करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और यहाँ पे उठती है कि जैसे चीन और भारत के बीच में कोई संधि होती है, कोई समझौता होता है, तो भारत में तो ये द्विभाषिक स्थिति है, तो अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाएं शामिल होंगी, फिर चीन की भाषा, तो ये 3 भाषा का डॉक्यूमेंट तैयार होगा। इसमें ये प्रामाणिकता किस भाषा की रहेगी? ऐसे ये बड़ा ही विवाद का विषय रहा है, लेकिन जब हमने ये रूस से, जो पुराना सोवियत संघ था, उसके साथ जब कई संधियां और एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि, शांति समझौते और सहयोग की संधि हम लोगों ने संपन्न की थी, तो उस समय में भी ये सवाल उठा था, और उसमें हमने निर्णय लिया था कि हिंदी, रूसी और अंग्रेजी तीनों पाठ समान रूप से प्रामाणिक होंगे। हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि संधि जो है एक दो पक्षों के बीच में आम सहमत राय है, तो इसलिए अक्सर हम जो संधि, जिस संधि पर हिंदी में भी हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसा राजभाषा विभाग के आदेश हैं कि जो भारत में संपन्न संधि हैं वो तो हिंदी
और अंग्रेजी और वहाँ की भाषा में हो। और विदेशों में अभी हमारी सुविधा कुछ कम है, तो अगर होता है तो उसको हम तीनों भाषाओं को प्रामाणिक समान रूप से मानते हैं। अगर निर्वाचन की कोई समस्या नहीं रहती, निर्वाचन की कोई समस्या नहीं रहती, क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि दोनों पक्ष के विशेषज्ञ, अगर एटॉमिक एनर्जी के बारे में हो रहा है तो हमारे भी एटॉमिक एनर्जी के विशेषज्ञ या नाभिकीय ऊर्जा के विशेषज्ञ, भाषा के विशेषज्ञ और विधि के विशेषज्ञ रहते हैं। भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में एक इसके लिए लीगल एंड ट्रीटी डिवीजन ही है, जिसको विधि एवं संधि प्रभाग कहते हैं, और वो वहाँ के हिंदी अनुभाग से सहायता लेकर के उसके अनुवाद की जांच कराते हैं। फिर हमारे पास विदेश मंत्रालय में रूसी दुभाषिया है और फ्रेंच है, तो वो उनको देखता है कि कहीं जो हम कहना चाहते हैं उससे ज़्यादा या कम नहीं है, क्योंकि संधि के वाक्यों का बहुत ही अंकगणितीय महत्व होता है, इसलिए उसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो राजनयिक संबंधों में सांस्कृतिक संबंध होते हैं देशों के साथ, उनके बारे में मिशन किस तरीके से काम करते हैं और क्या क्या खास चीज़ें शामिल हैं और उनमें क्या क्या अनुवाद कार्य होता है, ये तो उसकी क्या विशेषताएं हैं खास तौर पर? बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि संस्कृति अब सिर्फ संस्कृति नहीं है, एक नया शब्द पिछले 25 वर्षों में निकला जिसको कहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी। कल्चरल डिप्लोमेसी मतलब सांस्कृतिक राजनय। अब जब दो देशों के बीच के संबंध कभी कभी विखरते नजर आते हैं या टूट जाते हैं, तो उसकी शुरुआत संस्कृति से होती है, खेल कूद से होता है। तो जैसे कि अभी फिजी से हमारा संबंध नहीं था, किन्हीं कारणों से फिजी में उच्चायोग हमारे बंद हो गए थे और उनको कॉमनवेल्थ से हटा भी दिया गया था। तो अब हम वहाँ कोशिश कर रहे हैं कि भाषा और संस्कृति के माध्यम से हम अपना काम करें। सबसे पहले तो भारत की जो प्रगति है उसको दर्शाने के लिए हम विभिन्न देशों में अपनी पत्रिका निकालते हैं। ये पत्रिका हिंदी में ही निकलती है मूलतः, तो शायद हाँ, हिंदी में, कुछ देशों में हिंदी में निकलती है, कुछ देशों में द्विभाषिक रूप में निकलती है। हमने अभी लंदन की एक पत्रिका हमारे पास आई है जिसको आप देखेंगे। इस पत्रिका का नाम, ये पत्र भी हिंदी में है और इस पत्रिका का नाम भारत भवन है, जहां हमारे दूत वहां पर उच्चायोग है, और इसकी पूरे पृष्ठ जो है वो सब के सब इसमें हिंदी में सारी रचनाएं हैं, छपी हुई है। इसी तरह कुछ दूतावासों में इंडिया न्यूज के नाम से हर एक दूतावास में चेन है। भारत सरकार का आदेश है कि इसमें हिंदी में और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप से इसको छापा जाए, या वहाँ की भाषा में। कई जगह तीन भाषाओं में भी प्रकाशित होती है, और कई जगह छपाई की असुविधा होती है, तो हम अपने कंप्यूटर पर उसको निकाल के उसका ब्लॉक बनवा करके करते हैं। इससे तो एक भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार होता है। इसके अलावा हिंदी के नाटकों का मंचन होता है, नाटक अनुवाद करके मंचित किए जाते हैं। साहित्यिक गतिविधियां भी हैं, खासकर जिन देशों में भारत मूल के लोग हैं या हमारे पड़ोस के देश हैं, जैसे नेपाल हैं, या जैसे मॉरिशस है, या फिजी है, गयाना है, ट्रिनिडाड है, इन देशों में साहित्यिक गतिविधियां भी हैं। अच्छा, साहित्यिक गतिविधियों से मुझे ध्यान आया कि विश्व हिंदी सम्मेलन किया करते हैं, कई विश्व हिंदी सम्मेलन हम लोग देख चुके हैं, तो इनमें इनकी क्या भूमिका रहती है और इनमें आपको अनुवाद से कहाँ तक मदद लेनी पड़ती है? विश्व हिंदी सम्मेलन में पहली बात तो ये है कि विभिन्न देशों के हिंदी विद्वान आते हैं। अब वहाँ की जनता तो हिंदी नहीं जानती है। अभी तक तो ये होता है कि उसके भाषणों का हम संक्षेप, जिसको रिज्यूमे कहते हैं, उसको अंग्रेजी में भी, मेरा प्रस्ताव भी रहा है, अगर कहीं ये सफल नहीं रहा समयाभाव में, कि उनके रिज्यूमे अंग्रेजी में उनके सारांश लिख करके सब लोगों को वितरित कर दें। और जब भी ऐसे सम्मेलन हुए हैं तो भारत मूल के, और भारत के लोग तो हिंदी जानते हैं, भारत मूल के लोग, मॉरिशस में कोई समस्या नहीं थी क्योंकि मॉरिशस के जो श्रोता थे वो भी हिंदी जानते हैं। अभी जब ट्रिनिडाड में समारोह हुआ है या अगले सम्मेलन का प्रस्ताव संभवतः अमेरिका से प्राप्त हुआ है, तो वहाँ ये समस्या आई है और उसमें न्यूनाधिक मात्रा में अनुवाद का महत्व रहा है। सारे कागजात मैं आपको अगर दिखलाऊं कि शुरू से ही हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अनुदित करके जो विचार सत्र थे, उसके प्रोग्राम, उसके निमंत्रण पत्र सब दोनों भाषाओं में हुए, तो अनुवाद का एक कार्यालयीन और प्रशासकीय रूप भी वहाँ रहा है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के प्रयोग के बारे में चर्चा हुई है, हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें भाषण भी दिए हिंदी में, जरा इसके बारे में प्रकाश डालिएगा। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जब विदेश मंत्री थे तब उन्होंने भाषण दिया था, और वो संयुक्त राष्ट्र में पहला भाषण हिंदी में था
जो ये 4 अक्टूबर 1977 को दिया गया था और उसमें उन्होंने हिंदी में अपने व्याख्यान दिए थे। ये बहुत पुरानी प्रति मेरे पास है जो हम लोगों ने हिंदी में किया था। सवाल ये है कि संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है, उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बहुत पहले से आ रहा है। उसके अलावा उसमें अरेबिक भाषा जुड़ी है, फ्रेंच है, चाइनीज है, रूसी है, अंग्रेजी तो है ही। तो लेकिन एक गलत फहमी ये है कि अगर हम हिंदी में बोलेंगे तो करोड़ों रुपए खर्च हो जाएंगे, ये नहीं है। सभी सदस्य देशों को यह अधिकार है कि वो अपनी भाषा में बोले और अब उसके आधिकारिक भाषा में से किसी एक भाषा में अनुवाद प्रस्तुत कर दे। तो हमारे विदेश मंत्री ने जो भाषण दिया उसका अनुवाद हमने अंग्रेजी में भारत से करके भेज दिया, तो वो हमारी वो उसकी शर्त है वो पूरी हो गई और उसके बाद सारा खर्चा संयुक्त राष्ट्र निदेशालय का होता है। संयुक्त राष्ट्र का जो अनुवाद एकक है वो सारा काम करता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद श्यामनंदन मिश्र ने और नरसिंह राव ने भी हिंदी में अपना भाषण दिया है। इसमें अनुवाद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि एक देश की नीति के बदले में विश्व की नीति को हम वहाँ अंतर्राष्ट्रीय नीति को हम रखते हैं। इसलिए इसके अनुवाद के कार्य को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि कोई भी विदेश मंत्री जो कहता है वो उस देश की नीति का निर्वचन होता है। अच्छा, राजनयिक कार्यों में ये जो आप पत्र भेजते हैं या संधि समझौता करते हैं, इसमें स्थिति क्या रहती है? पहले अंग्रेजी में लिख लेते हैं फिर में अनुवाद करते हैं, या पहले हिंदी में ड्राफ्ट तैयार कर लेते हैं फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं? अभी तक जो सचिवालय का आप प्रशासनिक कार्यों में या विधिक कार्यों में देखते हैं, सचिवालय का अभी तक जो केंद्रीय सचिवालय का दृष्टिकोण है उसमें है कि पहले अंग्रेजी में तैयार करते हैं। सच्चाई तो यह है कि अटल जी का जो भाषण था वह भी माननीय प्रधानमंत्री जी का, अब फिर वो जा रहे हैं, पता नहीं किस भाषा का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले अंग्रेजी में तैयार हुआ था, लेकिन उसको उन्होंने अपना निर्देश हिंदी में दिया था। कहीं कहीं उसके संशोधन संवर्धन जो भी होता है वो किया था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये तैयार भाषण जो जाते हैं तो उससे पहले दूसरे देश के लोग कुछ कहते हैं, उसका जवाब भी उसमें शामिल करना होता है, तो उस हिसाब से वो हिंदी अंग्रेजी कुछ हो सकता है। वैसे मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार हो रहा है। अच्छा, ये प्रशासनिक राजनयिक सामग्री, ये भी प्रशासनिक सामग्री का एक हिस्सा है। इसके अनुवाद की अन्य प्रशासनिक सामग्री की तुलना में कुछ खास समस्याएं होंगी, उन समस्याओं के बारे में, उनका समाधान कैसे हो सकता है, इसके बारे में बताइए। हाँ, इससे पहले मैं ये भी कह दूं कि जिस लेटर ऑफ क्रेडेंस वगैरह की चर्चा हमने की है वो मूल रूप से हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है। उसका अंग्रेजी अनुवाद जो होता है वो अनऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है, जो मामूली कागज पर होता है, और प्रत्यय पत्र, प्रत्यावाहन पत्र जो राजदूत अपना परिचय पत्र लेके जाते हैं वो राज्याध्यक्ष के पास, वो अमेरिका जाए या इंग्लैंड जाए, वो मूल रूप से हिंदी पाठी प्रस्तुत करते हैं। और वो एक बहुत अच्छे कागज पर हाथ से लिखा जाता है, जैसे वो उर्दू वाले लोग वो होते थे लिखने वाले, कैलीग्राफिस्ट। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि संधियां समझौते जो होते हैं वो टाइप जिस कागज पर होते हैं वो पार्चमेंट पेपर कहलाते हैं, जिसके हर पृष्ठ पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक कहा आपने। आज के इस कार्यक्रम में हमने राजनयिक सामग्री के अनुवाद की चर्चा की। राजनयिक सामग्री के अनुवाद के अलावा राजनयिक सामग्री के स्वरूप, उसमें क्या क्या कागज आते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है, आदि जानकारी भी हमें मिली। नारायण जी, ये जानकारी देने के लिए आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमें बहुत बातें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको।